ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूरी तरीके से समझ लिया था, ठीक है। और हमने कहा था कि हम आगे अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कराता हूँ, उसके बाद हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में देखते हैं। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, फटाफट बताना। अच्छा, पहले बताओ कि मेल में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सा होता है, पेनिस या टेस्टिस? टेस्टिस, टेस्टिस है ना। टेस्टिस को क्या कहते हैं हिंदी में? वृषण कहते हैं। अगर वही टेस्टिकल लिखा रहता है, दोनों टेस्टिस को मिला के अंडकोश कहा जाता है, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूं और नंबरिंग दूंगा, बताना किसे क्या कहते हैं। ये हो गया, अलग अलग कलर से बना देता हूं। ये हो गया, दिमाग में आ रहा है ना मैं क्या क्या बना रहा हूं। ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया। चलो मैं नंबरिंग दे रहा हूं, फटाफट बताओ क्या है। एक नंबर क्या है ये है टेस्टिस। टेस्टिस यानी वृषण, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? वृषण। और दोनों टेस्टिस को मिला दिया जाए तो टेस्टिकल यानी अंडकोश। अच्छा, इसके ऊपर क्या होता है? ये इसके ऊपर फटाफट बताओ। इपिडिडमिस, 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 ठीक है, एपिडिडमिस। अच्छा, ये जो नसें गई हैं, इन नसों को क्या कहते हैं? याद रहना चाहिए, इन नसों को वैस डिफरेंस, वैस डिफरेंस, ठीक है, वैस डिफरेंस। उसके बाद ये जो ग्लैंड है, ये ग्लैंड कौन सा है? ग्लैंड है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड से ये जो नस निकली रहती है, इसे हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा, 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 यूरेथ्रा। सारी चीजों के बारे में मैंने फंक्शन बता दिया था। ओके, याद है सब? कोई दिक्कत कहीं? किसी में अगर कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट करके बता देना मुझे, ठीक है। ओके, चलो अब हम समझते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, जैसे हमने मेल में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के बारे में देखा था, वैसे ही फीमेल में भी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताने वाले ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले लिखता हूं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर। उसके बाद दूसरा यहां लिखता हूं सेकेंडरी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताने वाले ऑर्गन्स कौन है फीमेल में? तो वो होता है ओवरी। जैसे यहाँ पर मेल में क्या था? मेल में था टेस्टिस, वो स्पर्म बनाता था। वैसे ही फीमेल में होती है ओवरी, ओवरी। ओवरी को हिंदी में कहते हैं अंडाशय, 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 ठीक है, अंडाशय। और इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है एग प्रोड्यूस करने का, एग या ओवम, ओवम। इसी को हम क्या कहते हैं नॉर्मल भाषा में? एग, यानी अंडा, अंडा प्रोड्यूस करने का। तो फीमेल के अंदर हमें ओवम पाया जाता है, ओवम यानी अंडा पाया जाता है। वो कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरी। तो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताने वाला ऑर्गन क्या हुआ? ओवरी। उसके बाद आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है आपका वल्वा, वल्वा। वल्वा को हिंदी में कहते हैं योनि, ठीक है, योनि। वल्वा को हिंदी में क्या कहते हैं? योनि। लोगों को वजाइना समझ में आता है, लेकिन वजाइना इज अ पार्ट ऑफ वल्वा, समझ में आया?
वजाइना क्या है? वल्वा का पार्ट है। अभी हम देखेंगे वल्वा में क्या-क्या चीजें होती है। इवन जो फीमेल्स होती हैं, उन्हें खुद वल्वा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। मेल को तो छोड़ ही दो। देखो, जो पॉर्न देखते हो ना, पॉर्न में तुम सिर्फ देखते हो चीजें, उसके बारे में पढ़ते या समझते नहीं हो। लेकिन ये लेक्चर के बाद आपको हर एक चीज विजुअलाइज होगी। देखा है आप लोगों ने सब कुछ पूरा। हम मुझे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ देखा है आपने, बट आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है कि है क्या चीज। ठीक है? जिसकी वजह से इसका ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब आपकी शादी होगी, शादी के बाद अगर आपको नॉलेज नहीं रहता है ना, तो आपके रिलेशनशिप पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। समझ में आ रहा है? हाँ। महिलाएं क्या होती है, ज्यादातर वो अपने पार्टनर से बता नहीं पाती हैं कि उनको क्या चाहिए एक्चुअली में। ये जो हमारा इंडियन सिस्टम है, यहाँ पर महिलाओं को हमेशा सप्रेस करके रखा गया है। उन्हें अपनी बात को रखने की आजादी नहीं दी गई है। इसलिए आज भी ऐसे जो मैंने कपल्स देखे हैं या उनकी केस स्टडी करी है, जहां पर फीमेल की बातों का कोई वैल्यू नहीं रहता है, मेल ही डोमिनेट करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको अपने पार्टनर से बात करनी चाहिए, खास तौर पर इस सेक्सुअल बिहेवियर के बारे में, इंटरकोर्स के दौरान क्या उसको अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है? सेक्स कभी भी दोनों के कंसेंसुअल जो सहमति होती है ना, उससे होनी चाहिए। अगर इसमें किसी भी एक भी पर्सन को कोई डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो सेक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हो तो समझ लो एक तरीके से आप फोर्सफुली उसका रेप कर रहे हो। ठीक है? चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। समझ में आया? खैर, ये सब चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सारा फोकस करते हैं अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो बताओ, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताने वाला ऑर्गन क्या होता है? ओवरी। ओवरी क्या प्रोड्यूस करता है? ओवम। ओवम। ठीक है? और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताने वाला ऑर्गन होता है वल्वा। वल्वा। ठीक है? वल्वा। अब ये वल्वा एक रास्ता प्रोवाइड करता है। वल्वा एक रास्ता प्रोवाइड करता है कि स्पर्म इसके जरिए जा सके ओवम के पास। मैं अभी ओवम का स्ट्रक्चर वगैरह बताऊंगा तो समझाऊंगा कि ओवम जो है बाहर नहीं आ पाता, क्योंकि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है, ना ही इसमें कोई पूंछ पाया जाता है कि ये इसे स्विम करा सके। स्विम करने का काम सारा का सारा किसके पास रहता है? स्पर्म के पास रहता है। मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है? अब देखो, वल्वा के साथ साथ हम जो फीमेल होती हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर में आने वाले चेंजेस को देख करके भी बता सकते हैं कि ये फीमेल है। जैसे उनके ब्रेस्ट में उभार आना, ब्रेस्ट ब्रेस्ट में उभार आना। जैसे जैसे उनकी एज 12 से ऊपर जाने लगती है, उनके ब्रेस्ट बड़े होने लगते हैं, है ना? तो ब्रेस्ट भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के अंदर आता है। ठीक है? ओके। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में जो ये वल्वा है, वल्वा के कितने पार्ट होते हैं, उन सब की स्टडी करेंगे। उसके बाद हम ओवरी वगैरह के बारे में बात करेंगे। ठीक है? चलो, तो हम समझते हैं वल्वा के बारे में। तो ध्यान से समझो। वल्वा, वल्वा यानी योनि। देखो, महिलाओं में मेनली 3 छिद्र पाए जाते हैं, 3 होल्स। मेल में ऐसा होता नहीं है। मेल में जो पेशाब का रास्ता है, वही स्पर्म का भी रास्ता है, बट फीमेल में ऐसा नहीं है। फीमेल में ओवम जो आता है वो कहीं और से आता है। ठीक है? और जो पेशाब का रास्ता है वो कोई और है। उसके बाद सेक्स करने के लिए जो रास्ता है वो अलग है। ठीक है? उसके बाद मल त्याग करने का रास्ता अलग है। हालांकि मेल में भी मल त्याग करने का रास्ता अलग होता है, बट जिस रास्ते से पेशाब निकलता है मेल में, उसी रास्ते से स्पर्म भी निकलता है। ठीक है? तो यहाँ हम वल्वा के बारे में समझना बहुत जरूरी है, अगर हम ओवरी के बारे में समझना चाहते हैं। ठीक है? चलो, तो मैं पहले बनाता हूँ स्ट्रक्चर। देखो, अलग अलग कलर ले लेता हूँ। देखो, ये ऊपर वाला जो सेक्शन है, ये रहेगा हमारा, तो इसका क्या कहते हैं उसको, यूट्रस का। यूट्रस का अभी मैं यूट्रस के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? यूट्रस का अभी यहाँ हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वल्वा के बारे में। तो देखो, वल्वा को मैं पहले बनाता हूँ। ठीक है? अलग अलग कलर का इस्तेमाल करूँ ताकि पता चल सके। ओके।
पहले ध्यान से स्ट्रक्चर समझो मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है। और मैं कलर ले लेता हूँ, एक बार इसको बना दूं फिर फटाफट एक ही कलर से बनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। पहले यहाँ डिक्टेट करना बहुत जरूरी है, जब मैं डिक्टेट नहीं करूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है देखो यहाँ से एक पोर्शन होता है जिसको कनेक्ट करता है, मैं इसको बताऊंगा अभी बाद में क्या है। चलो देखो, ये पूरा का पूरा हमारा जो सिस्टम बना इसे हम कहते हैं वल्वा। क्या कहते हैं? वल्वा। अब वल्वा में हम एक एक चीजों के बारे में पहले समझते हैं। देखो मैं नाम लिखता हूँ, ये जो ऊपर ब्लैक कलर से मैंने बनाया है इसको हम कहते हैं सर्विक्स। जब हम यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे तो उसको भी बताऊंगा कि सर्विक्स क्या होता है। इसको हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स के नीचे ये जो डॉट मैंने बनाया है छोटा सा मटर के दाने जैसा, इसको कहते हैं क्लिटोरिस। क्या कहते हैं? क्लिटोरिस। क्लिटोरिस के नीचे जो ब्लैक कलर का मैंने होल बनाया है इसको कहते हैं यूरेथ्रा, ठीक है। यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा के नीचे जो लंबा सा होल बनाया हुआ है इसको हम कहते हैं वजाइना, ठीक है। वजाइना वजाइना वजाइना। और सबसे नीचे ये जो है इसको हम कहते हैं एनस एनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये क्या होता है, ये हेयर्स होते हैं, हेयर्स। देखो प्राइवेट पार्ट्स में पाए जाने वाले हेयर्स को हम लोग प्यूबिक हेयर कहते हैं, चाहे वो मेल का हो या फीमेल का हो। इन हेयर्स को हम क्या कहते हैं? प्यूबिक हेयर हेयर। ये सब साफ सुफ करके रखना चाहिए, यहाँ का जो हेयर्स है इन्हें साफ सुथरा करके रखना चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद ये जो व्हाइट वाला बड़ा लिप्स की तरह दिखाई दे रहा है ना बाहर का, जो व्हाइट वाला है, इसको हम कहते हैं मेजर लेबिया यानी आउटर लिप्स ऑफ वल्वा। क्या कहते हैं? मेजर लेबिया यानी आउटर लिप्स। उसके बाद ये जो रेड कलर का है इसको हम कहते हैं माइनर लेबिया यानी इनर लिप्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ इनर लिप्स, ठीक है। इनर लिप्स, ये आउटर लिप्स, इनर लिप्स, ये सारे के सारे क्या करते हैं? वजाइना को प्रोटेक्ट करने की, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, ठीक है। और ये जो मसल्स होते हैं इंटरकोर्स के दौरान, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ये मसल्स इनके अंदर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलीज होते हैं, ठीक है। मतलब खींचते हैं खुलते हैं। समझ में आया? तो पहले वल्वा के इतने पार्ट हैं, कौन कौन से? वल्वा के कौन कौन से पार्ट है? देखो इस सर्विस को छोड़ दो, क्योंकि सर्विक्स जो है एक ऐसा पार्ट है पूरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऊपर यूट्रस और नीचे वल्वा को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। कनेक्ट करने का काम करता है। जब मैं यूट्रस दिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा क्या है सर्विस। और महिलाओं में मेनली सर्वाइकल कैंसर या सर्विक्स कैंसर होने के बहुत चांसेस होते हैं। अगर एक केसेस सुना होगा ना आपने कि फीमेल्स में सर्विक्स कैंसर हो गया है, तो कैंसर इसी वाले पार्ट में ज्यादा होते हैं, ठीक है। इसका काम भी बताऊंगा। ये हमेशा ओपन नहीं रहता है, बहुत कम समय के लिए ओपन होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह हम समझेंगे, पहले इसको समझते हैं, ठीक है। पहला पार्ट क्या है वल्वा का जो सबसे आउटर लेयर है, आउटर लेयर का हम क्या कहते हैं? मेजर लेबिया यानी आउटर लिप्स। उसके बाद अंदर घुसेंगे तो हमें मिलेगा क्लिटोरिस। क्या होता है क्लिटोरिस? एक एक को समझते चलते हैं। देखो क्लिटोरिस ये फीमेल बॉडी का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है, हाईली सेंसिटिव।
इसमें कई मतलब कि सैकड़ों नर्व्स पाए जाते हैं। देखो, ये जो क्लिटोरिस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको बड़ा बनाकर दिखाता हूँ। इसका एक्चुअली में अंदर से देखो, ऊपर का मटर के दाने जैसा रहता है, लेकिन अंदर से इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो लगभग 4 से 5 इंच अंदर तक होता है। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा होता है। ये क्या होती है? ये सारी की सारी इसमें नसें होती हैं। इसमें सारी की सारी नसें होती हैं और ऊपर यही दिखता है सिर्फ मटर के दाने जैसा, क्लिटोरिस। ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। जब अगर इसको कोई टच करता है, चाहे हाथ से या अपने टंग से, है ना? जब देखो, फीमेल अगर तुम्हें सेक्स करना है, सेक्स के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने पार्टनर को अराउज कराना, यानी उत्तेजना उसके अंदर पैदा करना। अगर दोनों के अंदर उत्तेजना रहेगा तो सेक्स में आपको मजा आएगा, ठीक है? नहीं तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक पार्टनर ऐसे मरेली की तरह लेटा हुआ है या लेटी हुई है और आप अपना काम कर रहे हो, उसमें नहीं। सेक्स में क्या होना चाहिए कि दोनों की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, दोनों की सहमति होनी चाहिए, इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले सेक्स करने से पहले जो काम किया जाता है उसे हम फोर प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर प्ले। ये लोगों को पता नहीं होता है। लोग क्या करते हैं, उनके माइंड में हार्मोन्स रिलीज होते हैं, पेनिस इरेक्ट होता है और फटाक से सीधा कूद जाते हैं मैदान में और फिर 2 मिनट में काम तमाम हो जाता है। फिर लोगों दोनों में अनबन शुरू हो जाते हैं, ठीक है? अगर आपको सेक्स करना है तो सेक्स के पहले आपको फोर प्ले सीखना पड़ेगा। आप माहौल बनाओ, क्रिएट करो, किसिंग से स्टार्ट करो, टचिंग से स्टार्ट करो, स्टिमुलेट करो। तो आप स्टिमुलेट कैसे करोगे? आप स्टूपिड होगे अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता नहीं रहेगा कि क्लिटोरिस क्या होता है, कहाँ होता है, ठीक है? मेरे पार्टनर को कहाँ पर टच करने से उसके बॉडी में ज्यादा सेंसेशन उत्पन्न होता है, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों में होता है, कुछ महिलाओं में कि क्लिटोरिस को टच करने से ज़्यादा होता है, फिर कुछ लोगों में होता है कि ब्रेस्ट को टच करने से ज़्यादा होता है। समझ आ रहा है? ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपकी जब शादी होगी, तो ये सब चीज़ें बहुत काम आएँगी और एक किसी भी जो स्कूल कॉलेज में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, उनको पढ़ाने में शर्म आती है। करते सब है, देखते सब है, लेकिन पढ़ाने में शर्म आता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये हमारा प्लेटफ़ॉर्म, यहाँ पर आराम से आप पढ़ो बिंदास होकर के, आपको सारी जानकारी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? ओके, तो क्लिटोरिस क्या होता है? सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है विमन का, उन्हें क्या करने के लिए? उत्तेजित करने के लिए। तो आप इसको रब कर सकते हो, चाहे अपने हाथ से, ठीक है? या फिर उसके बाद टंग से, जैसे भी आपको करना है वो कर सकते हो। क्योंकि मैंने बताया कि इसके अंदर जो ये नसें होती हैं, वो 4-5 इंच नीचे तक गई रहती हैं, तो आप अपने उँगली से टू फिंगर टेस्ट सुना है? टू फिंगर टेस्ट के टाइम अंदर वजाइना के अंदर देखो, जैसे ये है वजाइना, वजाइना के अंदर अगर आप अपने फिंगर्स को इंटर करते हो, यहाँ तक पोर्शन तक आप ले जाकर के उसे अगर रब करोगे, तो इससे और सेंसेशनल जो हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो इससे फीमेल आपकी पार्टनर को बहुत ही मतलब कि आनंद आता है अलग लेवल का, उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते इतना, ठीक है? ओके, उसके बाद जब आप इंटरकोर्स करते हो यानी पेनिस के थ्रू पेनिट्रेट करते हो, तो कोशिश करें कि इस एरिया तक पहुँचने की कोशिश करें, वहाँ पर। कि रास्ता जो सही है, अगर आप उस एम तक, उस मंजिल तक पहुँचोगे, तभी आपको भी मज़ा आएगा और आपके पार्टनर को भी मज़ा आएगा। समझ में आया? नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो क्लिटोरिस समझ में आ गया? क्लिटोरिस ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये जो नीचे है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा का काम क्या है कि भाई यहाँ से जो यूरिन होता है, यूरिन निकलता है, ठीक है? यहाँ से यूरिन निकलता है, यूरेथ्रा से यूरिन निकलता है। उसके बाद ये होता है नीचे वजाइना, वजाइना यही यहाँ से हम जो पेनिट्रेशन का काम होता है, मेल और फीमेल सेक्स के दौरान इसका इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर डिस्चार्ज होता है, मतलब अंदर तक डिस्चार्ज होता है क्या? तुम्हारा जो स्पर्म डिस्चार्ज होता है, वही स्पर्म इस वजाइना के थ्रू होते हुए, अब जब स्पर्म डिस्चार्ज होता है ना, तो ये सर्विक्स बहुत कम समय के लिए ओपन होता है, ठीक है? ये हमेशा क्लोज रहता है। ये बहुत कम समय के लिए ओपन होता है, तो जो स्पर्म होते हैं उन्हें इसे पार करके अंदर घुसना पड़ता है यूट्रस और फ़ैलोपियन ट्यूब तक पहुँचने के लिए। मैं स्पर्म की जर्नी भी समझाऊँगा, बहुत कठिन होता है। मतलब पैदा होने से पहले ही तुम्हें 300 मिलियन जो स्पर्म है, उनके साथ स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल से कभी नहीं घबराना चाहिए। समझ में आया? क्यों? क्योंकि तुम्हारी पैदाइश ही स्ट्रगल के साथ हुई है। वो
आप जब समझोगे स्पर्म की स्ट्रगल, स्पर्म की रेसिंग, एक ओवम तक पहुंचने की पूरी जर्नी ना, तब आपको समझ में आएगा कि आपकी जो लाइफ है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। आप मिलियंस में एक रहते हो, मिलियंस, समझ में आ रहा है? लाखों में ऐसे नहीं कहते हैं पेरेंट्स की मेरा बेटा या मेरी बेटी लाखों में एक है। उन्हें साइंस नहीं पता है, बट ये फैक्ट है कि हम हर इंसान लाखों में एक होता है। समझ में आया? ठीक है। तो वजाइना क्या होता है? वजाइना समझ में आया, ये इंटरकोर्स के लिए यूज होता है। अब देखो, जब जब जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों की एज जब छोटी होती है, तो उसमें क्या होता है उनमें कि वजाइना का ना ये ऊपरी सेक्शन ऐसे थोड़ा सा क्लोज होता है। एक झिल्ली लगी होती है, इसे हम कहते हैं, इस झिल्ली को हम क्या कहते हैं पता है? इस झिल्ली को हम कहते हैं हाइमन। हाइमन 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 ये क्या करता है? पार्शियली तुम्हारे वजाइना को क्लोज करके रखता है। अब भारत में क्या कर दिया गया है कि हाइमन को फीमेल की प्योरिटी से कंपेयर कर दिया जाता है कि अगर किसी महिला में हाइमन है तो उसने पूरे लाइफ, मतलब कि शादी से पहले सेक्स नहीं किया है, और अगर हाइमन नहीं है तो उसका कैरेक्टर ढीला है। लेकिन भाई, ये हाइमन बहुत ही पतली झिल्ली होती है कि आप अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, बॉक्सिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो ये हाइमन टूट जाता है, ये हाइमन रहता नहीं है। समझ में आया? तो अगर तुम्हारी शादी हो जाए और उसके बाद जब आप इंटर कोर्स करो, पहले मूवी में क्या दिखाया जाता था देखो, कि जब लड़की लड़कों की शादी हो जाती है तो वो सुहाग रात के दिन क्या करते हैं, कुछ कपड़ा बिछाते हैं ताकि उस पर ब्लड गिरे तो उनसे पता चले कि वो हो नहीं नहीं, जो मेरी जो पार्टनर है वो प्योर है, शुद्ध है। सब ढकोसले हैं, एक तरीके से समाज की कुरीतियां हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें हमें नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए, क्या चीजें फैक्चुअल हैं और उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट है ना। क्लियर है? तो हाइमन क्या होती है? एक पतली सी झिल्ली होती है जो वजाइना को पार्शली क्लोज करके रखती है, वजाइना को पार्शली क्लोज करके रखती है। अब इसी वजाइना के थ्रू, ये जो वजाइना होता है, इसी वजाइना के थ्रू बच्चे पैदा होते हैं। मतलब कि यहाँ यूट्रस से बच्चा जब 9 महीने का हो जाता है तो आता है और इसी वजाइना के थ्रू पैदा होता है। वजाइना का जो लेंथ होता है ना, अगर नॉर्मल लेंथ देखा जाए वजाइना का, तो ये 4 से 5 इंच का होता है। ठीक है? लेकिन लेकिन ये टाइम टू टाइम अपने लेंथ से कई गुना क्या हो सकता है? इलोंगेट हो सकता है, मतलब कि खींच सकता है, स्ट्रेचेबल होता है ये। ठीक है? अपने लेंथ से 10 गुना ये खींच सकता है। नहीं तो सोचो, इतने बड़े बच्चे का जो सर होता है वो इसी वजाइना के थ्रू बाहर आना रहता है। अगर ये वजाइना स्ट्रेचेबल नहीं होता है, रबर की तरह नहीं होता, तो ये बाहर कैसे आ पाता? है ना? प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है? तो वजाइना स्ट्रेचेबल होता है। उसके बाद ये वजाइना जो होती है, ये अपने आप को क्लीन करने के लिए तरह तरह की लिक्विड निकालती रहती है। ठीक है? अगर जैसे कि जब सेक्स करने जाते हैं तो ये वजाइना और इस जो तुम्हारा सर्विक्स है, ये सारे के सारे मिल करके क्या करते हैं, एक लिक्विड जनरेट करते हैं ताकि अंदर का जो पोर्शन है वो थोड़ा गीला हो सके और सेक्स पेनिट्रेशन में आसानी हो सके। समझ में आ रहा? ओके, ठीक है, बढ़िया। इसीलिए कभी कभी वजाइना, क्योंकि वजाइना से बच्चे पैदा होते हैं, आते हैं, निकलने का रास्ता है, तो वजाइना को कभी कभी बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। समझा? बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। अब देखो, इस वजाइना के अंदर का जो एनवायरमेंट होता है ना, एनवायरमेंट वो एसिडिक होता है। एसिडिक समझते हो? नींबू नींबू चाटा है, हाँ वैसा ही टेस्ट रहता है उसके, मतलब उसके अंदर का एनवायरमेंट, टेस्ट नहीं, उसके अंदर का एनवायरमेंट। और इस एसिडिक एनवायरमेंट में मैं जब स्पर्म के बारे में बताऊंगा, स्पर्म की जर्नी, तो आधे स्पर्म तो यहीं मर जाते हैं, इस एनवायरमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते। जैसे ही मेल अपना स्पर्म डिस्चार्ज करता है, आधे के आधे स्पर्म इसी वजाइना में दम तोड़ देते हैं इस एनवायरमेंट की वजह से। तो वजाइना के अंदर का एनवायरमेंट कैसा होता है? एसिडिक, हिंदी में अम्लीय कहते हैं। समझ में आया? इतना क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद ये प्यूबिक एयर क्या करता है कि भाई जैसे कुछ बैक्टीरिया वगैरह हैं तो इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बट अमूमन क्या करना चाहिए, अपने बॉडी पार्ट के जो हेयर्स हैं उन्हें क्लीन करके रखना चाहिए। ठीक है? नहीं तो इसमें स्वेटिंग वगैरह सब लगा रहता है तो फंगस लगने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो चाहे अंडर आर्म्स हो या फिर ये प्राइवेट पार्ट हो, वेजिनल के आसपास का तुम्हारा ये हेयर हो, या मेल के जो अंडकोश होते हैं वहां का हेयर हो, पेनिस के आसपास का हेयर हो, उन्हें सबको रिमूव करके रखना चाहिए।
अच्छी बात है, साफ सफाई रखना। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद एनस, एनस से क्या होता है? तो एनस के थ्रू अपना जो लोग होते हैं अपना मल त्याग करते हैं। इतना क्लियर हो गया? तो ये पूरा का पूरा मिला करके बनता है हमारा वल्वा, ठीक है, जिसमें क्लिटोरिस, यूरेथ्रा, वजाइना, ठीक है, फिर उसके बाद आउटर लेयर जो होता है, आउटर लिप्स होता है, इनर लिप्स होता है, अंदर वाले को माइनर लेबिया और बाहर वाले को मेजर लेबिया कहते हैं। आई होप ये जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बताने वाला वल्वा था, वल्वा के बारे में मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी, ठीक है। अब चले प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर की तरफ, ओवरी के बारे में पढ़े। ठीक है, चलो ओवरी की तरफ चलते हैं और हम ओवरी का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो मैं यहां लिखता हूं ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं? अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। ओवरी का स्ट्रक्चर आप लोग को स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाने नहीं आ रहा तो फिर गड़बड़ है। बायो में तो बिना स्ट्रक्चर के काम ही नहीं चल पाएगा, ठीक है। तो ऊपर बनाता है, एक मिनट है, थोड़ा सा इसको रिमूव कर लूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो होता है, ये जो मैंने लाल कलर से इसको बनाया है, क्या है? ये है ओवरी। ये जो लाल कलर से मैंने बनाया ना, इसको हम कहते हैं ओवरी, ओवरी। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है जो ट्यूब की तरह दिख रहा है, नली की तरह, इसको हम कहते हैं फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब, ठीक है, फलोपियन ट्यूब। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं यूट्रस, 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 ठीक है, यूट्रस। बताओ ये क्या होगा? ये भी ओवरी होगा, ओवरी। जैसे मेल में दो टेस्टिस होते हैं, वैसे फीमेल में दो ओवरीज होती हैं। ओवरी मतलब अंडाशय होते हैं, ठीक है। फ्लोपियन ट्यूब को हिंदी में कहते हैं डिम्ब नली। भाई हिंदी बहुत ही कठिन होता है, ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको कोई चीज अगर हिंदी में, जैसे मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी, देखो साइंस में मोस्टली वर्ड ना इंग्लिश में आपको याद रहे तो बेहतर है, क्योंकि हिंदी बड़ी ही खतरनाक हो जाती है। तो अगर आपको हिंदी चाहिए रहती है तो आप अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करें, उसमें आपको जो डिक्शनरी वगैरह रहती है उनमें ये वर्डिंग डालें, आपको हिंदी पता चल जाए, ठीक है। यूट्रस, यूट्रस को हिंदी में क्या कहते हैं? तो गर्भाशय, गर्भाशय, गर्भाशय। तो बताओ ये वाला पोर्शन क्या होगा? इसे भी हम कहेंगे फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब को एफटी लिख दूं, चलेगा ना? हाँ, फॉलोपियन ट्यूब। तो और उसके बाद ये जो नीचे रहता है, नीचे, इसको हम कहते हैं सर्विक्स, सर्विक्स, ठीक है, सर्विक्स। और सर्विक्स के नीचे हमें देखने को मिलेगा हमारा वल्वा, ठीक है, वल्वा, वल्वा। तो हमने वल्वा के बारे में तो पहले पढ़ लिया, पूरा का पूरा वल्वा क्या होता है, ठीक है। ओके, अब हमें इसके बारे में पढ़ना है, ये पूरे के पूरे यूट्रस, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब, इन सब के बारे में, ठीक है। बताओ महिलाओं में कितने ओवरी? दो ओवरी। महिलाओं में कितने ओवरी? दो ओवरी, ओवरी। मैंने यहाँ वरी लिख दिया है, ओवरी, OVARY, ओवरी, दो ओवरी, दो ओवरी, ठीक है। पक्षियों में एक ही ओवरी होता है, ओवरी। अब समझते हैं कि इन सबका काम क्या होता है, ठीक है। देखो पहले मैं बताता हूँ ओवरी का काम। ओवरी मतलब अंडाशय, अंडाशय। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, अंडाशय, अंडा के रहने का जगह, अंडाशय। तो देखो जब एक महिला जन्म लेती है, ठीक है, महिला जन्म लेती है, जन्म के दौरान महिलाओं के ओवरी में ना, जन्म के दौरान महिलाओं के ओवरी में लगभग 6 मिलियन, 6 मिलियन एग होते हैं। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 6 मिलियन में 60 लाख, 60 लाख अंडे होते हैं, 60 लाख अंडे होते हैं। लेकिन ये सारे के सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और जैसे ही
फीमेल जो होती है वो अपने प्यूबर्टी एज में आती है। प्यूबर्टी एज मतलब ऐसा एज जब उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है, मतलब कि लगभग 10 से 12 से 14 साल वाला जो टाइम पीरियड आता है वो। तो वहां तक आते आते इनके बहुत सारे जो अंडे होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, अंदर ही अंदर क्या हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और बचते हैं लगभग 1 लाख या 3 लाख के आसपास बचते हैं। ठीक है, तो बर्थ के दौरान पहले याद रखो, ड्यूरिंग बर्थ कितने उसमें एग होते हैं, ओवम होते हैं, तो 6 मिलियन। ठीक है, देखो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लगभग मैं 6 मिलियन लेके चल रहा हूँ, लेकिन प्यूबर्टी एज तक वो हो जाते हैं 3 लाख। ठीक है, 12 से 14 साल वाला जो टाइम पीरियड रहता है 3 लाख, क्योंकि अब यहाँ से शुरू होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है। ठीक है, और अब इनका जो ओवरी होता है वो एग को प्रोड्यूस करना शुरू करता है, याद रखना मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है वो 1 महीने का होता है, लगभग 28 से 35 दिन, महिलाओं में वेरी करते रहता है, किसी का 28 दिन तक, मतलब किसी का 21 दिन का होता है, किसी का लास्ट 35 दिन जाता है, लेकिन एवरेज जो देखा जाता है वो 28 दिन का एक टाइम पीरियड होता है। मैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल सब समझाऊंगा, पहले अभी हमारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक ये समझना है इन सब का काम। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने दिन का होता है, 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये एवरेजली मैं बात कर रहा हूँ 28 दिन का होता है। तो 28 दिन में इनका जो ओवरी होता है ना, ओवरी देखो, ये ओवरी दोनों एक साथ एग को प्रोड्यूस नहीं करता है। 1 महीने मैं ये क्या कर देता हूँ, इसको ये लेफ्ट, इसको मैं राइट, सॉरी, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट ओवरी और ये लेफ्ट ओवरी। ठीक है, लेफ्ट ओवरी 1 महीने क्या होगा कि राइट ओवरी अंडा पैदा करेगा और दूसरे महीने लेफ्ट ओवरी, यानी ये जो ओवरीज होते हैं ये अल्टरनेटिवली काम करते हैं, मंथली बेसिस पर अल्टरनेटिवली फंक्शन करते हैं और एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में एक ही अंडा, वन एग प्रोड्यूस होता है। कितना एग? वन एग। बहुत रेयर कंडीशन होता है कि कभी कभी 2 एग भी प्रोड्यूस हो जाता है, कभी कभी रेयर कंडीशन में, बहुत ही रेयर कंडीशन में 2 एग प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, 2 एग, नहीं तो हर महीने ओवरी से कितने एग प्रोड्यूस होते हैं, ओवरी से एक एग। जैसे मान लो जनवरी में अगर राइट वाला ओवरी एक एग को प्रोड्यूस किया तो फरवरी में कौन सा ओवरी प्रोड्यूस करेगा, फेब में लेफ्ट वाला ओवरी प्रोड्यूस करेगा एक एग। समझा? तो याद रखना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू होता है 28 दिन का टाइम पीरियड में, मैं समझाऊंगा सब, टेंशन नहीं, उसमें ओवरी एक ही एग प्रोड्यूस करता है और जब एग को ये प्रोड्यूस करता है ना, जिस दिन, देखो हर दिन एग प्रोड्यूस नहीं होता है, 28 दिन में से कोई एक ही दिन ऐसा होता है जब ये एग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जिस दिन एग प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन। हिंदी में अंडोत्सर्ग। तो पूछेगा कि ओव्यूलेशन के दौरान फीमेल का ओवरी कितना एग प्रोड्यूस करता है, तो हमेशा एक एग होता है, लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशन में 2 हो सकता है। याद रखना, रेयर कंडीशन में होता है 2 हमेशा, नहीं तो नॉर्मली एक ही होता है। ठीक है, नॉर्मली एक ही होता है। तो ओवरी का काम समझ में आ गया। उसके बाद ये एग जैसे ही ओवरी के द्वारा निकाला जाएगा, ठीक है, ओवरी के द्वारा जैसे ही निकाला जाएगा, ये जो फॉलोपियन ट्यूब है इसमें ना सिलिया पाए जाते हैं। मैंने सेल पढ़ा रहा था तो सिलिया और फ्लैजिला के बारे में बताया था। तो छोटी ना बहुत ऐसे हेयर टाइप स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और ये जो इनका यहाँ ना फ्लावर जैसा रहता है, ये उस एग को अंदर खींच लेता है, अंदर खींच करके उसे डगरा के यहाँ पर रोक देता है, यहाँ फॉलोपियन ट्यूब में।
और इस फलोपियन ट्यूब में वो इंतजार करता है स्पर्म के आने का। इसका इंतजार करता है स्पर्म के आने का, कि स्पर्म आएगा और यहाँ पर क्या कराएगा, फर्टिलाइजेशन करवाएगा। ठीक है, तो फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन, फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन समझ में आ रहा है, फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कितना क्लियर हुआ? ठीक है, फलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। अगर अंडा एग ये जो स्पर्म के साथ फर्टाइल हो गया, ठीक है, निषेचन कहते हैं हिंदी में, निषेचन कहते हैं। निषेचन की क्रिया अगर पूरी हो गई तो उसके बाद ये जो एग रहता है, एग वो डगर डगर के कहाँ चला जाता है, यूट्रस में। और यूट्रस में जाकर के वो 9 महीने तक नए फीटस को बनाता है। उसके बाद जब 9 महीने के बाद बच्चा क्या करता है, जन्म लेता है। यानी पूरा का पूरा ये प्रोसेस समझ में आया आपको कि पहले ओवरी जो होता है, ओवरी से निकलता है अंडा। जब अंडा निकलता है तो उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन के दौरान एक ही अंडा आता है। वो अंडा फलोपियन ट्यूब में इंतजार करता है किसका, स्पर्म का। और स्पर्म अगर आकर के एग से मिल जाता है तो उसे हम फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कहते हैं। और निषेचन हो गया तो वो अंडा चला जाएगा यूट्रस में, और यूट्रस यानी गर्भाशय में बच्चे का डेवलपमेंट होगा। और 9 महीने के बाद बच्चा सर्विक्स और वजाइना के थ्रू बाहर आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ, सबका काम समझ में आ गया? ठीक है, मैंने क्या क्या बताया, फटाफट बताओ। पहला काम अगर मैं यहाँ पूछूं, देखो पहला स्टेप क्या है, ओवरी। ओवरी से क्या निकलता है, ओवम यानी एग। ओवम यानी एग। दूसरा चीज फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। उसके बाद तीसरा है यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट। यानी जो एग और स्पर्म जब मिल जाते हैं तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से फीटस, फीटस से एम्ब्रॉय। तो मैं यहाँ एम्ब्रॉय, ठीक है, एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं, भ्रूण। भ्रूण का डेवलपमेंट, ठीक है, भ्रूण का क्या होता है, डेवलपमेंट। इतना काम समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि ये जो अंडा रहता है, ये अंडा दिखता कैसा है। ठीक है, अंडे का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। स्ट्रक्चर देखो, अंडे का स्ट्रक्चर जो होता है वो गोल होता है, सर्कुलर। ठीक है, सर्कुलर। इस अंडे के अंदर क्या पाया जाता है, अंडे के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, अंडे के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस। और इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद अंडे के जो 2 लेयर होते हैं, एक आउटर लेयर होता है, ठीक है, आउटर लेयर। इस आउटर लेयर को कहा जाता है जोना पेलुसुडा। आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, जोना पेलुसुडा। मैं दूर लिखता हूँ क्योंकि और चीज बनाना है, दूसरे कलर से भी लिखता हूँ। इसको कहते हैं जोना पेलुसुडा। जोना पेलुसुडा, ठीक है, पेलुसुडा, जोना पेलुसुडा, जोना पेलुसुडा। जोना पेलुसुडा के बाहर बहुत सारे ना सेल स्ट्रक्चर्स जैसे कुछ हमें आकृतियां देखने को मिलती हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इस जोना पेलुसुडा को प्रोटेक्ट करते हैं। जोना पेलुसुडा के बाहर हमें ऐसी ऐसी कुछ आकृतियां देखने को मिलती हैं। इन आकृतियों को क्या कहते हैं पता है, इन्हें कहते हैं कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा। देखो स्पर्म को क्या क्या चीजें पार करनी पड़ती है, इसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। ठीक है, कोरोना रेडिएटा। तो जब स्पर्म आएगा ना, एक स्पर्म आएगा, मैं यहाँ स्पर्म बना देता हूँ। जब एक स्पर्म आएगा तो पहले उसको कोरोना रेडिएटा को पार करना होगा। अगर उसने कोरोना रेडिएटा को पार कर लिया
फिर उसे जोना पेलुसिडा को पार करना होगा और जोना पेलुसिडा को पार करने के बाद वो अंदर घुसता है एग के अंदर, एग के जाता है और उसके बाद पूरी प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है और फिर वहां पर जो इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इसके मुंह में है ना, हेड पर न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर से क्रोमोसोम निकलते हैं 23 और फिर इस एग के अंदर से क्रोमोसोम निकलते हैं 23 और दोनों का विभाजन होता है और एक एम्ब्रॉय का निर्माण होता है। ठीक है, तो मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको जो प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है जिसको हम लोग ओवरी कहते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होता है जो वल्वा होता है, इन सब के बारे में डिटेल मैंने बता दिया, इनका क्या यूज होता है, क्या फंक्शन होता है, सब के बारे में मैंने समझा दिया है। ठीक है, अच्छा दिखाना है तो देखो मैं दिखा देता हूँ कि पहले तो ये होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, देखो ये पूरा है, देखो ये पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, ये हमारा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाएगा। मैं यहाँ से ये कर लूँ, ये पूरा प्राइमरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में और ये नीचे वाला सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है, उसके बाद इसमें ये होता है ओवरी, ओवरी के बाद आप देखोगे तो ये फूल जैसी आकृति है, ये ट्यूब क्या है, फलोपियन ट्यूब, फलोपियन ट्यूब। अब देखो जैसे मेल में था वैस डिफरेंस, वो नस थी और उसको काट दिया जाता था तो कहलाता था वैस्कोटॉमी। इसी तरीके से इस फलोपियन ट्यूब को अगर काट दिया जाता है तो इसको कहते हैं ट्यूबकोटॉमी। ठीक है, ट्यूबकोटॉमी, क्योंकि ये ट्यूब है नलबंदी। मेल में क्या होता था, नसबंदी और फीमेल में नलबंदी। ठीक है, नलबंदी, नलबंदी। देखो छोटी छोटी चीजें हम जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा खत्म करेंगे ना तो वहां पर समझ लेंगे छोटी छोटी चीजें क्या है। ठीक है, तो ओवरी का काम समझ में आ गया, फलोपियन ट्यूब में होता है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद यहाँ पर यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में बच्चे का पूरा पोषण होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये होता है सर्विक्स, मैंने बताया ना सर्विक्स, सर्विक्स एक ऐसा पार्ट है जो वजाइना या वल्वा और यूट्रस को जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो इसको हम लोग जब ये अपना मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे तो उसमें समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं ये दिखा दूं आपको एग का स्ट्रक्चर, तो आप बोलोगे कि सर आपने दिखाया नहीं। ठीक है, देखो एग है, एग में जो बाहरी सबसे बाहरी ये सब लेयर दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। उसके बाद अंदर का ये जो लेयर है उसको क्या कहते हैं, जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ठीक है, और उसको अंदर हमें पाया जाता है ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। क्लियर हो गया? अगर इतना क्लियर है तो आज के लिए हम अभी के लिए इतना ही रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।